औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम सालेबल उर्दू की नई बुक के मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं और हमारा उन्वान है सबक नंबर 7 फाका में रोज़ा। इस हवाले से पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने मुसन्नफ़ का तारुफ देखा, सबक का तारुफ देखा और पहले तकरीबन 1.5 पेज की हमने रीडिंग भी की। तो अब दूसरे लेक्चर में हम सबक आगे से शुरू करते हैं जहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जी आगे शुरू होते हैं जी। हमने अब तक क्या पढ़ा कि मुगलों का जवाल हो चुका, अंग्रेज़ आ चुके, शाही किला लाल किला जहाँ शाही ख़ानदान है उस पर भी कब्ज़ा हो गया अंग्रेज़ों का। तो बहादुर शाह जफ़र जो बादशाह थे, आखिरी 17 बादशाह, उनके भाई जो है मिर्ज़ा सलीम बहादुर अपनी वालदा, बीवी और छोटी बहन को लेके जान बचाने के लिए भागे और वही जब भागे, अपना किस्सा उनका इस तरह से बयान किया गया कि जब उनका अरूज था तो वो दरबार में, या यूं कह लें कि शाही महल में दरबार लगाया करते थे, महफिल मौसीकी हुआ करती थी। रमज़ान शरीफ आया, वालदा ने रोक दिया। तो बादशाह के जो भाई थे, मैं मुख्तसर आपको खुलासा बयान कर रहा हूँ कि घर, क्योंकि वो कुरान पाक पढ़ती थी, डिस्टर्ब होती थी, तो फिर वो दोस्तों के कहने पे जामे मस्जिद दिल्ली जाने लगे और वहाँ बड़ा ईमान अफरोज़ मंजर है, कुरान पढ़ा जा रहा है, दीन की बातें हो रही हैं, अफ्तारियाँ हो रही हैं। जब वो मिर्ज़ा सलीम बहादुर वहाँ जाया करते थे तो वहीं पे उनके एक साथ भांजे थे शाहजोर, वो भी उनके साथ जाया करते थे। ये अरूज की बातें हैं। फिर जवाल आ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मिर्ज़ा शाहरोज़ ने भी ये सब मनाज़र अपनी आंखों से देखे और फिर इस सबक के जो मुसन्नफ़ है ख्वाजा हसन निज़ामी, उन्होंने ये सारी दास्तान मिर्ज़ा शाहजोर से सुनी। यानी जो आप ये सबक पढ़ रहे हैं, ये मजमून पढ़ रहे हैं, ये मालूमात कहाँ से मिली? मुसन्नफ़ को मिर्ज़ा शाहजोर से मिली, जो कि नवाब सलीम और उसरत के बादशाह बहादुर जफर के भांजे थे। तो यानी बादशाह के भांजे ने ही आपको मालूमात दी और आपने ये मजमून लिखा। ठीक है जी। तो यहीं से अब आगे हम शुरू कर रहे हैं। मिर्ज़ा सलीम के एक भांजे शाहजोर नौ उम्री के सबब अक्सर अपने मामू की सोहबत में बेतकल्लुफ शरीक हुआ करते थे। यानी उनके मामू जब जामिया मस्जिद दिल्ली जाया करते थे तो वो भी साथ चले जाते थे। नौ उम्री यानी कम उम्री, बहुत छोटे बच्चे थे। जिस तरह होता है कोई बड़ा निकले तो बच्चे चल पड़ते हैं, और मामू एक ऐसा रिश्ता है कि वैसे भी बड़ा लगाव होता है भांजो भांजियों को, तो वो भी साथ चल पड़ा करते थे। बेतकल्लुफ यानी वो जो ऐसी महफिलें होती थी, बेतकल्लुफाना महफिलें में शरीक हुआ करते थे। जाहिर है खास महफिलों में तो नहीं जाते होंगे, आम महफिलों में उनका बयान है। अब उनका किसकी बात हो रही है? शाहजोर की, जो बहादुर शाह जफर और मिर्जा सलीम बहादुर के भांजे हैं। उनका बयान है। यानी आप आगे पूरी जो कहानी सुनेंगे ना आप, ये दरअसल मिर्जा शाहजोर की जबानी है। मिर्जा शाहजोर ने ये मुसन्नफ ख्वाजा हसन निज़ामी को सुनाई और उन्होंने लिखी। तो अब ये आगे जितना भी आप पढ़ेंगे बाकी लेक्चर में, ये मिर्जा शाहजोर की जबानी होगा। तो उनका बयान यानी मिर्जा शाहजोर का बयान है कि एक तो वक्त था जो आज ख्वाब ख्याल की तरह याद आता है, गुजरा खूबसूरत वक्त जब महल था, दरबार था, सल्तनत थी, बादशाह थी, याद आता है। और एक वो वक्त आया कि दिल्ली जेरो जबर हो गई, जेरो जबर उलट पलट हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको, क्योंकि उर्दू ग्रामर में आपके वो एक क्वेश्चन आता है तज़कीर व तानीस का भी, तो आमतौर पे जो दिल्ली शहर है उसको मुअन्नस तस्वर किया जाता है, बाकी तमाम शहर मुज़क्कर। देखिए, मैं लाहौर गया, मैंने लाहौर देखा, मैंने इस्लामाबाद देखा,
मैंने पिशावर देखा, मैंने कोयटा देखा, मैंने भावलपुर देखा, लेकिन हम कहेंगे मैंने दिल्ली देखी। तो ज़हन में रखें, ग्रामर के हिसाब से तमाम शहर मुज़क्कर होते हैं, लेकिन दिल्ली को मुअन्नस लिखा जाता है। तो ये आप देखें, दिल्ली ज़ेरो ज़बर हो गई, यानी तबाह बर्बाद हो गई। किला बर्बाद हो गया, किला लाल किला जहाँ रहता था शाही दरबार, शाही खानदान, जाहिर है। अमीरों को फांसियां मिल गई। क्यों फांसियां मिली? देखिए 1857 की जो हम जंग आज़ादी कहते हैं, अंग्रेज उसको गदर बगावत कहते हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी। तो बादशाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का साथ दिया था। लिहाजा जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों के नजदीक बहादुर शाह जफर और उसके तमाम वजीर उमरा भी गद्दार थे, और गद्दारी का इल्जाम लगाकर उनको फांसियां दी गई। किसी को तो वैसे कत्ल कर दिया अक्सर को, और जो बच गए बाद में मुकदमे चला के उनको फांसियां दे दी गई। उनके घर उखड़ गए, उजड़ गए। उनकी बेगमात मामागिरी करने लगी और मुसलमानों की सब शानो शौकत ताराज हो गई। मामागिरी कहते हैं घरों में काम करना, घरों में नहीं, मुलाजमा काम करती हैं, खाना पकाना वगैरह बाकी चीज़ें, खिदमत करना। तो अब तसव्वुर करें, शाही खानदान की जो खवातीन थी वो घरों में काम करने लगी, क्योंकि पेट का दोजख तो बहरहाल भरना होता है, पेट तो रोटी मांगता है। ताराज होना, तबाह बर्बाद होना, खत्म। अब ये कौन बयान कर रहे हैं? शहजोर बयान कर रहे हैं, जो बादशाह के भांजे हैं, और अक्सर वो मिर्जा सलीम बहादुर के साथ भी महफिलों में शरीक हुआ करते थे। इसके बाद वही अब शाहजोर ही बयान कर रहे हैं। इसके बाद एक दफा रमजान शरीफ के महीने में जामिया मस्जिद में जाने का इत्तफाक हुआ। यानी जब दिल्ली उजड़ गई, तबाह हो गई, अंग्रेज आ गए, तो कहते उसके बाद मैं फिर गया, क्या देखता हूं कि जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं, चूल्हे खाना पकाने के, और जाहिर उनमें आग भी जलाई जाती है। सिपाही रोटियां पका रहे हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर का मंजर आपको बयान किया जा रहा है। घोड़ों के दाने दले जा रहे हैं। दाने दलना यानी गल्ला से दाल बनाना। वो गल्ला को पीसा जाता है, उसे दाल में तब्दील करता है, उसको दाने दलना कहते हैं। और किसके लिए? घोड़ों के लिए, यानी घोड़ों की खुराक तैयार हो रही है, आप यूं समझे। घास के अंबार लगे हुए मस्जिद के अंदर, घोड़ों ने घास खानी है। और शाहजहां की खूबसूरत, ये मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने, शाहजहां की खूबसूरत और बेमिसल मस्जिद, बेमिसल जिसकी मिसाल को नहीं आती, अस्तबल नजर आती है। अस्तबल घोड़ों का थान, यानी जहां घोड़ों को बांधा जाता है, घोड़ों के रहने की जगह। जुल्म देखें, जो अल्लाह का घर मस्जिद है, वह घोड़े बांधे हुए, और आप जानते हैं जब घोड़े बांधे होंगे तो वो अखराज भी वहीं पे करते होंगे मस्जिद के अंदर। आप तसव्वुर कर सकते हैं कितनी बड़ी बेहुरमती मस्जिद की। और फिर जब मस्जिद वागुजाश्त होगी, वागुजाश्त होता है कि कब्जा छुड़ा लेना, यानी फिर अंग्रेजों ने बहरहाल मस्जिद मुसलमानों को वापस कर दी। यानी कुछ अर्सा तो अस्तबल बना रहा, मस्जिद की बेहुरमती रही, लेकिन जब हालात बहाल हुए तो फिर अंग्रेजों ने मुसलमानों को वापस कर दी, और सरकार ने इसको मुसलमानों के हवाले कर दिया। तो रमजान ही के महीने में फिर जाना हुआ। यानी या तो अरूज के जमाने में उन्होंने मस्जिद देखी, किसने? शाहजोर ने, बादशाह के भांजे ने। फिर जवाल के बाद दूसरी दफा देखी तो मस्जिद अस्तबल बना हुआ है, घोड़ों का थान बना हुआ है। और फिर एक मरतबा फिर गए जब मस्जिद आजाद हुई, तो क्या देखते हैं? फिर जाना हुआ, क्या देखते हैं? चंद मुसलमान मैले कुचैले, पैबंद लगे कपड़े। पैबंद वो फट जाता है ना, तो वो टाकी, तो किसी और कपड़े का टुकड़ा लगा दिया जाता है, उसे पैबंद कहते हैं, जोड़ लगाना। दो चार कुरान शरीफ का विर्द कर रहे हैं कुछ गरीब, और इनमें कुछ ऐसे परेशान हाल बैठे वजीफा कर रहे हैं। यानी मस्जिद तो अब दोबारा आबाद हो गई, लेकिन वो पहले वाली रौनक नहीं रही। अब गरीब गुरबा हैं, और ज़ाहिर है गरीब गुरबा से मस्जिद में क्या रौनक हो गई। वो जो अफ्तारियाँ और खाने और पकवान आया करते थे वो सब ख़त्म हो गए। क्यों? वो पकवान भेजने वाले ख़त्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। अफ्तारी के वक्त चंद आदमियों ने खजूरें और दाल सीयूं बांट दिए। सीयूं सवैयों को कहते हैं, हम कहते हैं दाल सवैयाँ, वो बांट दिए। अब ज़ाहिर ये सस्ती होती हैं, तो वो पहले वाली शानो शौकत की अफ्तारी तो नहीं, ये नहीं समझें कि गरीबाना अफ्तारी हो रही है। किसी ने तरकारी के कतले तकसीम कर दिए। तरकारी वैसे सब्जी को कहते हैं, कतले टुकड़े, तो यानी छोटे सब्जियों फलों के टुकड़े।
ठीक है ना, जिस तरह आप मुख्तलिफ तरह की सब्जियां बतौर कच्ची भी खाने में इस्तेमाल होती हैं, तो उसको कहा जा रहा है कतारी के तल के ये छोटे छोटे फलों सब्जियों के टुकड़े। ना वो अगला समा, अगला यानी जो अगले से मतलब गुजरा हुआ पिछला, समा मंजर वो पहले वाला मंजर नहीं था, वो चहल पहल नहीं थी, ना वो अगली सी चहल पहल, ना वो पहली सी शान शौकत। जाहिर है जवाल है, और जवाल की निशानी हर जगह नजर आ रही है। ये मालूम होता था कि बेचारे फलक के मारे चंद लोग जमा है, फलक के मारे, मुसीबतों के मारे। अच्छा तस्वर ज़हन में रखें, उर्दू में फारसी से ही रिवायत आई है कि जितनी भी मुसीबतें होती हैं वो आसमान से नाजिल होती हैं, तो ये तस्वुर किया जाता है मुसीबतें आसमान से आती हैं। तो उसी पस मंज़र में लिखा गया बेचारे फलक के मारे, यानी मुसीबतों, आसमान से आने वाली मुसीबतों के मारे चंद चंद लोग जमा है, ज़ाहिर है तादाद भी कम है। इसके बाद आजकल का ज़माना भी देखा, जब मुसलमान चारों तरफ से दब गए हैं, मगलूब हो गए हैं, अंग्रेज़ों का गलबा हो गया, यानी वो मुसलमानों की जो शान शौकत थी पहले वाली, वो ख़त्म हो गई। अब यानी मुख्तलिफ ज़मानों में वो मुख्तलिफ हालात देख रहे हैं। कौन? मिर्ज़ा शहज़ोर। मिर्ज़ा शहज़ोर की बातों में बड़ा दर्द और असर था। देखिए, जब कोई अपनी तकलीफ का नोहा बयान करे और दिल से बयान करे, तो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो वही बात शाहजोर की बातों में बड़ा दर्द और असर था। एक दिन मैंने उनसे गदर का किस्सा और तबाही का अफसाना सुनना चाहा। अब मैंने कौन? बात हो रही है राइटर, मुसन्नफ, यानी ये जो इसके हैं जिन्होंने ये सबक लिखा है, ये उनकी बात हो रही है, ख्वाजा हसन निज़ामी की। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी ने शाहजोर से दरख्वास्त की कि मुझे वो अफसाना सुनाए। अब शाहजोर ने सुनाया तो उन्होंने लिखा, आंखों में आंसू भर लाए। कौन? मिर्जा शाहजोर। और इसके बयान करने में उज़र या मजबूरी जाहिर करने लगे। उज़र कहते हैं टाल मटोल करना, माजरत करना, दुख की बात थी, ज़रा बयान करते हो दुख आता है, वो दुख को याद नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने अपनी दर्दनाक कहानी इस तरह सुनाई। तो अब आगे आप जितने भी पढ़ेंगे, ये वो कहानी है जो शाहजोर सुना रहे हैं ख्वाजा हसन निज़ामी को। आगे वो कहानी शुरू। गदर कहते हैं बगावत को, यानी गदर का लघवी मतलब है बगावत करना। यानी जब मुसलमानों ने बगावत की तो अंग्रेजों के नजदीक तो गदर बगावत थी, लेकिन हमारे नजदीक वो जंग आज़ादी थी। अगर वो कामयाब हो जाती तो आज़ादी की तहरीक होती, नाकाम हो गई तो गदर बन गई। आगे अंग्रेजों की आमद का मंजर देखिए। जब अंग्रेज तोपों ने, किरचों और संगीनों ने, किरचों जो छोटे छोटे नोकीले टुकड़े होते हैं, देखिए किसी को ज़ाहिर पत्थर लगे तो वो जख्मी होगा, लेकिन अगर पत्थर नोकदार हो तो वो बहुत ज्यादा जख्म करते हैं। तो छोटे छोटे जो नुकीले टुकड़े होते हैं उनको किरचों कहता है, जिसे किरचियां भी हम कहते हैं। संगीनों, संगीन क्या होती है? बंदूक की नाली के आगे वो एक नोकदार हथियार, यानी छुरा टाइप कह लें, छुरा कह लें, नाइफ जिसको आप कहते हैं। तो वो बंदूक के आगे एक नोकदार हथियार होता है कि यानी दूर से गोली चलाई जाती है, पास हो या गोलियां खत्म हो चुकी हो तो डायरेक्ट वो यानी इस तरह से तलवार की तरह से मारा जा सकता है, उसको संगीन कहते हैं। तो किरचों संगीनों ने चकमाना तोड़ जोड़ने, चकमाना, आप चकमा आपने सुना होगा, चकमा देना, फरेब देना, धोखा देना, उसे चकमा देना कहते हैं। तो उसी को लिखा चकमाना जोड़ तोड़। अंग्रेजों ने जोड़ तोड़ किया था। ज़हन में रखिए अंग्रेज ताकत के जोर पर नहीं आए थे, वो चालबाजी मकरो फरेब के तौर पे आए थे। अंग्रेज तो आप जानते हैं ताजर बनकर आए थे, लेकिन मकरो फरेब से उन्होंने कब्जा कर लिया, जिसको चकमाना तोड़ जोड़ कहा जा रहा है। चकमाना तोड़ जोड़ ने हमारे हाथ से तलवार छीन ली, यानी मुगलों को बेबस कर दिया गया। किस तरह से? कि मुगलों के बहुत से अपने जर्नैल बिक गए अंग्रेजों के हाथों, दुश्मनों से मिल गए। सो वो कह रहे हैं हमारे हाथ से तलवार छीन ली, ताज सर से उतर गया,
बहादुर शाह जफर अगरचा नाम ही के बादशाह थे, लेकिन वो भी नाम ना रहे और बराह रास्त ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की हुकूमत आ गई। तख्त पर कब्जा कर लिया, यानी अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हो गई। शहर में आतशनाक गोलियों का मी बरस चुका। आतशनाक गोलियां यानी कुछ ऐसी गोलियां जो आग लगाने या धमाके करने का काम करती हैं, यानी जब गोली गिरती है तो उससे धमाका होता है, या वो जहां गिरे तो वहां पर आग लग जाए। तो मुख्तलिफ जगहों पे आग लगाने के लिए, धमाके करने के लिए जो एक वो केमिकल सा गोलियों में होता है या मवाद बारूद भरा होता है, तो उनको कहा गया शहर में आतिशनाक गोलियों का मी बरस चुका। मी बारिश, यानी इतनी ज्यादा गोलियां चलाई गई गोया बारिश कर दी गई, बहुत ज्यादा गोलियां चलाई गई। 7 पर्दों में रहने वालियां बेचादर होकर बाजार में अपने वारसों की तड़पती हुई लाशों को देखने। वो जो बीबियां पर्दे में रहती थी, जब शाही खवातीन निकलती थी ना, तो लोगों को कहा जाता था कि बाहर ना निकले, अपने घरों में रहें, क्योंकि शाही खवातीन बाहर निकल रही हैं, बेपर्दगी ना। तो उन खवातीन को क्या दिन देखना पड़ा, उन्हें बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे उन 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 बापर्दा बीबियों को क्या देखना पड़ा कि अपने वारसों की तड़पती लाशें देखने को बाहर आई, क्योंकि कत्लो गारत हुई थी वसी पैमाने पर। छोटे बिन बाप के बच्चे अब्बा अब्बा पुकारते हुए बेयारो मददगार फिरने लगे। बेयारो मददगार यानी जिनको कोई मदद करने वाला ना हो, बेआसरा। हजूर जिले सुबहानी यानी बादशाह, बहादुर शाह जफर की बात हो रही है। जिले सुबहानी कहते हैं, जिल कहते हैं साय को, सुबहान अल्लाह, यानी जिले सुबहानी अल्लाह ताला का साया। तो जो पुराने बादशाह थे उनको जिले सुबहानी कहा जाता था, यानी जमीन पे अल्लाह ताला का साया है, यानी एक तरह से वो अपनी बादशाहत को मजहबी जवाज दिया करते थे। तो बहरहाल यहाँ मुराद बादशाह सारा जिले सुबहानी, जिन पर हम सबका सहारा था, किला छोड़कर बाहर निकल गए। निकल के आ गए, ज़ाहिर बादशाह खुद तो नहीं गए थे, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। अगरचे यहाँ निकल बाहर गए थे, जो तारीखी तौर पे गलत है, उनको गिरफ्तार किया गया था, वो खुद नहीं निकले थे। उस वक्त मैंने अपनी बूढ़ी वालदा, अब मैं किसको कहा जा रहा है, वो मिर्जा शाहरोज ही अपना किस्सा सुना रहे हैं जो आपको बार बार बता रहा हूं। मैंने अपनी बूढ़ी वालदा, कमसिन बहन, कमसिन छोटी उम्र की बहन और हामला बीवी को साथ लेकर और उजड़े काफले का सलार बनकर घर से कूच किया। ठीक है जी, ये किस्सा कौन सुना रहे हैं, शाहजोर। शाहजोर कौन है, जो भांजे हैं बादशाह के, वो अपना किस्सा खुद सुना रहे हैं जी। वो कहते हैं जी, अब वो देखिए इस हालत में जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो वो अपनी जान, क्योंकि बेशुमार कत्लो गारत होती, देखिए तलवार गोली नाम नहीं जानती, वो किसी को नहीं पहचानती, वो जिसको लगती है मार देती है। तो अपनी जान बचाने के लिए कौन, शाहजोर, जो उनके भांजे, में बार बार बात करूं, 2 रुथों में सवार थे। रुथ 2 पहियों वाली बैलगाड़ी, ज़ाहिर है ये गाड़ियां जहाज तो नहीं होते थे, तो 2 रुथों में सवार निकले, सीधे गाजियाबाद का रुख किया। जब निकलता है इंसान कोशिश करता है कि जो महफूज मकाम हो उसकी तरफ निकले, तो गाजियाबाद का रुख किया। मगर बाद में मालूम हुआ, शहर है वहां का एक दिल्ली के करीब, बाद में मालूम हुआ कि वो रास्ता अंग्रेजी लश्कर की जोलानगाह बना हुआ है, जोलानगाह मैदान जंग। यानी मालूम हुआ कि जिस तरफ वो जा रहे हैं गाजियाबाद, तो दरमियान में अंग्रेज फौजें मौजूद हैं जो कत्लो गारत कर रही हैं, जो लूट मार कर रही हैं, लिहाजा उन्होंने रास्ता बदल लिया। इसलिए शादरा से वापस होकर कुतुब साहब चले। ये शादरा लाहौर वाला नहीं है, ये वहां का शादरा है। तो वो वापस कुतुब साहब चले, यानी रास्ता तब्दील कर लिया। ज़ाहिर है जब आप इस हालत में निकलते हैं तो कोशिश होती है कि रास्ता ऐसा हो जो महफूज हो और ऐसी जगह पे जाएं जहां आपको बुनियादी ज़रूरियात मिल सके। कुतुब साहब चले, वहां पहुंचकर रात को आराम किए। तमाम दिन अब जा रहे हैं। इसके बाद सुबह आगे रवाना हुए, रात वहीं पर आराम किया रास्ते में। छतरपुर एक शहर है के करीब गोजरों ने हमला किया, सब सामान लूट लिया। अब देखिए आपने पढ़ा 2 रुथों में सवार थे, तो 2 रुथों में सवार का ये मतलब हुआ कि एक में ज़रा खुद होंगे, एक में कुछ जरूरी सामान होगा। जब आप निकलते हैं तो कुछ खुश्क सामान, ज़रा पका हुआ सालन रोटी तो नहीं जा सकते, खराब हो जाता है, लेकिन खुश्क सामान जिस तरह चावल हो गए, चने हो गए,
तो इस तरह की खुश्क चीज़ें साथ रखी जा सकती हैं। आटा हो गया, ये और खाने पीने की चीज़ होगी। तो जाहिर है कुछ ज़रूरी सामान उन्होंने साथ लिया होगा जो सफ़र में उनको काम दे। लेकिन हुआ क्या, गुजरों ने हमला किया, सब सामान लूट लिया। अब देखिए, जब दिल्ली तबाह हुआ, सिर्फ दिल्ली तबाह नहीं हुआ। जब लूट मार का माहौल बनता है ना, तो लूट मार फिर हर जगह पे होती है, हर जगह। यानी अंग्रेज तो आए, लेकिन साथ वो लूट मार करने वाले लुटेरे डाकू भी एक्टिव हो चुके हैं, वो भी जगह जगह लूट मार कर रहे हैं। यानी बदअमनी का फायदा उठाया, सब सामान लूट लिया, मगर इतनी मेहरबानी की कि हमको जिंदा छोड़ दिया। जिंदा तो बच गए, लेकिन जो साथ सामान था वो बाकी ना रहा। यानी अब तस्वुर ये करें कि वो जंगल में है, अकेले हैं, लक्कोदक सहरा है, ठीक है, जहाँ खाने पीने को कुछ नहीं, और सारा सामान उनका लूटा जा चुका है। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है ये शाही खानदान। लक्कोदक होता है बंजर बेआबाद, यानी जहाँ कोई दरख्त ना हो, कोई साया ना हो, कोई फल ना हो, खाने पीने की कोई चीज ना हो। लक्कोदक जंगल 3 औरतों का साथ। 3 औरतें क्या, एक उनकी वालदा है, एक बीवी है, एक छोटी बहन है। 3 औरतों का साथ, और औरतें भी कैसी, वालदा बूढ़ी लाचार बूढ़ी खातून है, आपने शुरू में तस्वीर देखी, तो 2 कदम चलना दोबर, उनसे चला भी नहीं जा रहा। दूसरी बीमार और हामला, बीवी की बात, बीवी हामला प्रेग्नेंट थी, यानी इनके पेट में बच्चा था। आपको पता है हामला औरत से भी ज्यादा नहीं चला जाता, थक जाती है, तकलीफ ज्यादा होती है। और तीसरी कौन, 10 बरस की नादान लड़की, यानी छोटी बच्ची साथ है, सिर्फ 10 साल की। ये 3 औरतें हैं, चौथे वो खुद है। ये मजलूम मजबूर काफिला चल रहा है, खाने पीने को कुछ नहीं पास। औरतें रोती थी और बैन करके रोती थी। बैन करके रोना क्या है, जो मुसीबत में जुमले मुंह से निकलते हैं ना, बेसाख्ता, यानी आप जान के नहीं बोल रहे होते, बेसाख्ता अनइंटेंशनली जो जुमले मुंह से निकलते हैं मुसीबत में, उनको बैन करना कहते हैं, नोह करना कहते हैं। तो औरतें बैन रोती थी और बैन करके रोती थी। मेरा कलीजा उनके बैन से फटा जाता था, जाहिर है बर्दाश्त नहीं होती। ये कहाँ वो अरूज और कहाँ ये जवाल। वालदा कहती थी, इलाही हम कहाँ जाएं, मुसीबत में अल्लाह को ही याद किया था। और आपने पहले पढ़ा कि उनकी वालदा नेक खातून थी, अल्लाह से दुआ इल्तिजा कर रही है, किसका सहारा ढूंढे, हमारा तख्त तो ताजो तख्त तो लूट गया, तू टूटा बोरिया और अमन की जगह तो दे। अल्लाह से दुआ की जा रही है। बोरिया पटसन से बनी चटाई, पटसन नहीं होता, इसको आप टाट कहते हैं, जो पहले फर्श पे बिछाए जाते थे, जिसकी चटाई होती थी, अब तो खैर बहुत कम रह गया। तो टूटा बोरिया, यानी को फटा पुराना बोरिया ही हो बेशक, अमन की जगह। तो वो अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह हुकूमत तो गई, तख्त हो गया, लेकिन कोई सुकून की जगह तो मिले, जान तो बचानी है। इस बीमार पेट वाली को लेकर कहां बैठूं, यानी वालदा किसकी बात कर रही हैं, अपनी बहू की बात कर रही हैं, बेटे की बीवी की। इस मासूम बच्ची को किसके वाले करूं, वो 10 साल बच्ची, उसकी बात हो रही है। कहती हैं वालदा, अल्लाह ताला से दुआ कर रही हैं, और अपने हालात बयान कर रही हैं। ज़रा शिकवा अल्लाह से ही होता है। जंगल के दरख्त भी हमारे दुश्मन है, कहीं साया नजर नहीं आता। देखिए दरख्त का काम साया देना होता है, लेकिन वो जहां से गुजर रहे हैं, पहली बात वहां दरख्त है नहीं, और दरख्त है तो सायादार नहीं है, इसलिए उनको दुश्मन कह रही हैं। बहन की ये कैफियत थी कि वो सहमी हुई खड़ी थी, वो 10 वर्ष की छोटी बच्ची, क्या उम्र होती है ये, और हम सब का मुंह तकती थी। उस बच्ची ने तो सिर्फ महल देखा था, ये उसके लिए बिल्कुल नया तजर्बा था। मुझको उसकी मासूमाना बेकसी पर बड़ा तरस आता था। आखिर मजबूर होकर मैंने औरतों को दिलासा दिया, यानी उनकी हिम्मत बढ़ाई और आगे चलने का कहा। गांव सामने नजर आता था, गरीब औरतों ने चलना शुरू किया। दूर से नजर आता था कि आगे कोई आबादी है, एक गांव है, चलो कुछ तो आसरा होगा ना, क्योंकि वो भूखे प्यासे फिर रहे हैं और कोई आसरा नहीं है। वालदा कदम कदम पर ठोकर खाती थी, सर पकड़कर बैठ जाती थी। जब वो ये कहती, यानी खुद कलामी भी हो रही है, अल्लाह से भी दुआ की जा रही है, और दूसरों को भी अपने यानी बता रही है, बेटे को भी, बहू को भी। क्या कहती हैं, जरा दर्द भरे अल्फाज देखिए। तकदीर उनको ठोकरें खिलवाती है,
जो ताजदारों के ठोकरे मारते थे। यानी एक वक्त था कि मुगल ताजदारों के ठोकरे मारते थे। हिंदुस्तान में बड़े बड़े नवाब थे जिनको शिकस्त देकर मुगलों ने अपनी हुकूमत कायम की थी। बड़े बड़े तख्तो ताराज को ठोकरें मारी थी, उसकी बात हो रही है। यानी अपने शानदार माजी को याद कर रही है। तकदीर उनको ठोकरें खिलवाती है जो ताजदारों के ठोकरें मारते हैं। किस्मत ने उनको बेबस कर दिया जो बेकसों के काम आते थे। यानी हम तो वो थे जो बेकसों के काम आते थे, और अब क्या बना? हम चंगेज खान की नस्ल से हैं जिसकी तलवार से जमीन कांपती थी। हम तैमूर की औलाद हैं जो मुल्कों का और शहर यारों का बादशाह था। अमीर तैमूर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा। तो मुगल खानदान बाप की तरफ से अमीर तैमूर की नस्ल से थे और माँ की तरफ से चंगेज खान की नस्ल से थे। यानी अमीर तैमूर और चंगेज खान दोनों का खून उनकी नस्ल में दाखिल था। तो नीचे में तफसील दी है। चंगेज खान कौन था? ये 12वीं सदी का एक सख्त गिर मंगोल बादशाह था। बड़ा सख्त बादशाह था। जहाँ फतह करता था तो बेशुमार कत्लो गारत करवाता था, खोपड़ियों के मीनार बनवाता था और खुश होता था देख के। तो ये माँ की तरफ से उस चंगेज खान की नस्ल से थे। 12वीं सदी का सख्त हुक्मरान। अमीर तैमूर भी एक बहुत बड़ा बादशाह लेकिन कामयाब बादशाह। ये 14वीं सदी का था। तुर्क मंगोल कबीले का बड़ा सरदार था। तो मुगल अमीर तैमूर और चंगेज खान की नस्ल अपनी याद कर रही हैं। हम शाहजहां के घर वाले। शाहजहां मुगलों का कामयाब 5वां कामयाब बादशाह। शाहजहां जिसने शाही मस्जिद भी बनवाई, दिल्ली में भी, लाहौर में भी। तो 5वां मुगल बादशाह। कुल 17 बादशाह थे, पहले 6 कामयाब थे। तो उन पहले 6 कामयाबों में से 5वां बादशाह। तो शाहजहां जिसने एक कब्र पर जवाहर निगार बहार दिखा दी। जवाहर निगार यानी वो मुरस्सा जुड़ाओ, यानी हीरे जवाहरात लगाना। कब्र पर ही जवाहरात लगाई, इतनी दौलत थी कब्र पर लगवाई। दुनिया में बेनजीर मस्जिद दिल्ली के अंदर बना दी, बेनजीर जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर दर्द से कहती हैं हम हिंदुस्तान के बादशाह के कुंबे के हैं। यानी हम उसी कुंबे के हैं जिसका इतने शानदार और अजीम माजी था। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी दिखाई थी तस्वीरें, अब दूसरे में दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक फर्जी सा मंजर है कि नहीं दिखाया जा रहा है वो शाह जोर जो बादशाह के भांजे थे अपनी बूढ़ी वालदा के साथ बैठे हैं। बीवी है जो हमला है, प्रेग्नेंट है, और 10 साल की एक छोटी बच्ची है और कच्चे मकान में बैठे हैं। ठीक है जी। तो ये मंजर आप देखें एक जवाल का। ये जो आपने अभी पढ़ा ये है जी अमीर तैमूर बादशाह, जो जिनके 43 से ज्यादा मुमालिक जिसने फतह किया और जिनका आपने जिक्र पढ़ा। ये है वो चंगेज खान, जो वालदा की तरफ से चंगेज खान की नस्ल में से थे, जो बड़ा एक जालिम हुक्मरान था। ये बहादुर शाह जफर उस वक्त के बादशाह, आखिरी बादशाह जिनसे अंग्रेजों ने इक़्तिदार छीना। और ये मैंने आपको दिखाई थी, ये बहादुर शाह जफर की असल तस्वीर जब वो रंगून में कैद थे। तो ये उनकी दौरान कैद की तस्वीर है। तो देखिए अरूज ज़वाल कैसे कैसे होता है और वक्त कैसे कैसे रंग बदलता है। तो आगे बढ़ते हैं जी। मैंने कहा आपको साथ साथ तस्वीरें भी दिखा दूं दोबारा। तो अच्छा ये पैराग्राफ हो गया, आगे चलें जी। वालदा ही उनकी बात कर रही हैं। वो कहती हैं जी हम इज्जत वाले थे, एक मर्तबा मकाम मर्तबा था दुनिया में। जमीन में हमें क्यों ठिकाना नहीं मिल रहा? जमीन में पनाह नहीं मिल रही, मारे मारे फिर रहे हैं। वो क्यों सरकशी करती है? सरकशी करना, बगावत करना क्यों मुंह जोर बनी हुई है? हमें अल्लाह की जमीन पे ठिकाना नहीं मिल रहा। आज हम पर मुसीबत है, बुरे दिन है। आज हम पर आसमान रोता है। मैंने भी आपको बताया, तसव्वुर था कि मुसीबतें आसमान से आती हैं। तो ये कौन कह रही है? वालदा।
ये वालदा बैन करते करते रो रही हैं, तो आगे लिखा है तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये अब कौन कह रहे हैं? शाहजोर। यानी शाहजोर जब वालदा को इस तरह बैन करता, रोता, फरियाद करता देखती थी तो कहते हैं बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रोंगटे खड़े होना निहायत खौफजदा होना या दुखी होना। अल किस्सा, अल किस्सा यानी मुक्सिर आप कहें। बाहजार दिक्कत, बाहजार दिक्कत, बहुत मुश्किल से वह दुश्वारी गिरते पड़ते गांव में पहुंच गए। यानी लूट तो चुके हैं, वैराने से गुजरते हुए अब आबादी में आ गए हैं। ये गांव मुसलमान मेवातियों का था। मेवाती एक कौम है, तो ये मुसलमान मेवाती थे। उन्होंने हमारी खातिर की और अपनी चौपाड़ में हमको ठहराया। जब उनको पता लगा ये शाही खानदान है तो खातिर की, लेकिन ज़ाहिर गरीब थे, कितनी खातिर कर सकते थे। इज्जत ये दी, अपनी चौपाड़ में ठहराया। चौपाड़ क्या होता है? गांव में एक बड़ा हाल नुमा कमरा कह लें, गांव का पंचायती मकान। यानी एक बड़ा कमरा होता है, आप ये कह लें कि इज्तमाही बैठक कह लें। घरों में बैठक छोटी होती है, ड्राइंग रूम छोटा होता है, तो गांव का एक बड़ा ड्राइंग रूम, इज्तमाही कमरा, गांव का इकट्ठ खुशी गमी का वहीं पे होता है। कोई महफिल हो वहीं पे होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहीं पे फैसले होते हैं। यानी जो पंचायत, पंचायत कहते हैं जहाँ लोग मिलके फैसले करें, तो वो जहाँ गांव की पंचायत मुनक्कद की जाती है, यानी मुश्तरका बड़ा कमरा, उसको चौपाड़ कहते हैं। तो हमें ये इज्जत दी कि ज़ाहिर चौपाड़ में कोई रहता नहीं, सिर्फ वो कभी कभी इस्तेमाल होती है, तो हमें चौपाड़ में ठहरा दिया। ठीक है जी। तो यूं अब ये बेबस खानदान बहरहाल एक गांव में पहुंच चुका है। आगे कहते हैं कुछ दिन तो उन मुसलमान गवारों ने हमारे खाने पीने की खबर रखी। गवार गांव के बाशिंदे, यानी वो जिनको अभी तहजीब शऊर ना हो। आमतौर पर हम गवार अनपढ़ जाहिल को कहते हैं, लेकिन गवार का असल मतलब होता है गांव के रहने वाले बाशिंदे। यानी गाली नहीं है, गवार गांव के बाशिंदे को कहा जाता है। तो कुछ दिन तो उन मुसलमान गवारों ने हमारे खाने पीने की खबर रखी और चौपाड़ में हमको ठहरा रखा, लेकिन कब तक ये बार उठा सकते? ज़रा खुद भी गरीब थे। देखिए, जब गरीब के घर खुद खाने पीने को कुछ ना हो तो वो मेहमान नवाजी क्या करता हमारी। उकता गए और एक दिन मुझसे कहने लगे, किससे? यानी मियाँ शाहजोर से। वो गांव वाले कहने लगे, मियाँ जी, चौपाड़ में बारात आने वाली है, तू दूसरे छप्पड़ में चला जा। देखिए, वो तू भी हो गया और उनसे चौपाड़ जो बड़ी बाइज्जत जगह थी वहां से उनको खाली करा के कह रहे हैं दूसरे छप्पर में चला जा। छप्पर होते हैं गांव के कच्चे कमरे, या यूं समझ लें घास फूस से, यानी लकड़ी के कुछ बांस खड़े कर दिए जाते हैं, लकड़ी के कुछ टुकड़े खड़े कर दिए जाते हैं, उनके इर्द गिर्द घास फूस लगा दी जाती है, उसको छप्पर कहते हैं। या कच्ची दीवारें होती हैं और ऊपर घास फूस की छत डाल दी जाती है, जिसको छप्पर कहा जाता है, यानी घास फूस से बनी झोपड़ी। तो तू दूसरे छप्पर में चला जा। और साथ ताना भी दे रहे हैं, दिन रात थाली बैठी क्या करे है। थाली यानी बेकार, क्या करे है यानी क्या करो, कुछ काम क्यों नहीं करता। यानी उनको इस चीज का ताना भी दिया जा रहा है कि बेकार बैठे रोटियां तोड़ रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। यानी अब एक तरह के समझे कि उनको ये बोझ लगने लगे हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी बहादुर शाह जफर की। असल तस्वीर जब रंगून के किले में कैद थे, और यहाँ जो शाहजोर अपनी वालदा के साथ आए हुए हैं, तो ये उनकी वालदा की तस्वीर है, जिनका नाम था जीनत महल बेगम। यानी शाहजोर है, उनकी वालदा है, और वो जो दुख दुख के रो फरियाद कर रही हैं, तो ये आप देख रहे हैं जीनत महल बेगम को। ये मेरा ख्याल है असल तस्वीर तो नहीं होगी, लेकिन वो जिस तरह से बनाई जाती है सुनकर उनकी निशानियां। ठीक है जी। ये आप जवाल देख रहे हैं कि किस तरह से जवाल हुआ और किस तरह शाही खानदान निकला। ये होता है छप्पर। अभी आपने छप्पर का पढ़ा, तो यानी कच्चा कमरा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि लकड़ी खड़ी करके घास फूस की दीवारें कर दी जाए, या घास फूस की दीवारें कच्चे गारे की दीवारें हों और ऊपर घास फूस की छत हो, तो ये इसको छप्पर कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि चौपाड़ से निकाल कर उनको छप्पर में मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है जी। और अब उनको बोझ भी लग रहे हैं। वो कहते हैं ना बैठ के रोटियां तोड़ना, तो कहते हैं भाई बैठ के रोटियां क्यों तोड़ते हो, कुछ काम शाम क्यों नहीं करते। ठीक है जी। उनको ये कहा जा रहा है। मैंने कहा, मैंने कौन, यानी शाहजोर ने, मैंने कहा जो मुगल खानदान के हैं, ये भांजे हैं बादशाह के, मैंने कहा भाई
जहां तुम कहोगे वहीं जा पड़ेंगे। हमें चौपाड़ में रहने की हवस नहीं, हवस लालच। देखिए चौपाड़ बड़ी जगह है, छप्पर छोटी जगह है, लेकिन जो बड़े बड़े महलात से निकल गए तो उनके लिए क्या अहमियत थी कि उनको चौपाड़ छोड़नी पड़े। उनका हमें कोई मसला नहीं, आप बेशक छप्पड़ में ठहरा दें, हम ये नहीं कहेंगे चौपाड़ में ठहराएं, जहां मर्जी ठहरा दें। और फिर शिकवा कह रहे हैं, बता रहे हैं, जब फलक ने आलीशान महल छीने, फलक ने आसमान ने, जब बताया ना आपको मुसीबतें आसमान से नाज़िल होती हैं, उस तरफ इशारा। जब फलक ने आलीशान महल छीन लिए तो हम इस कच्चे मकान पर क्या जिद करेंगे। और रही काम की बात, सो मेरा जी तो खुद घबराता है, खाली बैठे बैठे तबीयत उकता जाती है। मुझको कोई काम बताइए, हो सकेगा तो आंखों से करूंगा, आंखों से नहीं, जी जान से, पूरी मेहनत से। देखिए इंसानी नफ्सियात है, फारिग बैठना अच्छा लगता है, फारिग बैठना अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको ज्यादा देर फारिग बैठना पड़े तो फिर जहन में रखें वो फारिग बैठना भी एक सजा बन जाती है। बंदा तंग आ जाता है ना, आपने खा पी लिया, सो लिया, जाग लिया, तो इस जिंदगी से भी बंदा तंग आ जाता है। थक मेहनती आदमी के लिए जो थकाओ उसको तो आराम चाहिए, लेकिन मुसलसल आराम भी एक अजियत ही का नाम है, जिस तरफ इशारा किया। और जाहिर है उनको लिहाज भी आ रहा है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, सारी उम्र कोई मुफ्त खिलाता भी नहीं, ये भी हकीकत है। उनका चौधरी बोला, यानी यहाँ चौधरी जात नहीं है, चौधरी का मतलब सरदार, जो उनका सरदार था। उनका चौधरी बोला, हम के बैरा तुम क्या काम, हम के बैरा यानी उनकी जबान मेवातियों की, मतलब हमें क्या खबर, हम नहीं जानते, तुम क्या काम यानी क्या काम, क्या मतलब क्या, तुम क्या काम कर सके है। वो कह रहे हैं मुझे क्या मालूम कि तुम्हें क्या काम आता है। उन्होंने कहा ना कोई काम करो, तो शाहजोर कहते हैं मैं काम करने को तैयार हूं, बताएं क्या काम करो। उन्होंने कहा जी हमें क्या पता तुम क्या काम करते हो, यानी तुम बताओ तुम क्या क्या काम कर सकते हो ताकि तुम्हें काम दिया जाए। मैंने जवाब दिया मैं सिपाही ज्यादा हूं, सिपाही का बेटा, यहां सिपाही का मतलब पुलिस नहीं, यानी फौज, फौज को सिपाही कहा जा रहा है। तैगो तफंग चलाना मेरा हुनर है, तैग तलवार, तफंग बंदूक। जाहिर है शाही खानदान के थे तो उनकी तरबियत भी शाही माहौल में हुई, तो जंग लड़ने के माहिर थे। तो तैगो तफंग चलाना मेरा हुनर है, इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। गंवार हंस कर कहने लगे, इन्हें देहाती, ना बाबा यहाँ तो हल चलाना होगा, घास खोदनी पड़ेगी, हमने तलवार के हुनर क्या करने हैं। जाहिर है गांव है तो वहां जंग तो नहीं हो रही, गांव के लोग तो खेती बाड़ी करते हैं ना। देखिए गांव वालों ने उनको रिहाइश दी हुई है, गांव वाले उनको खाना दे रहे हैं, अब तक तो मुफ्त का दिया, और अब वो कह रहे हैं मुफ्त का खाना नहीं देंगे, तुम भी कोई काम करो, कंट्रीब्यूट करो, कोई काम करो ताकि तुम्हें खाना मिलता रहे। गवार के इस जवाब से मेरी आंखों में आंसू आ गए, यानी जो उनका हुनर था उस पर मजाक उड़ाया गया कि तुम फौजी हो, हमने तुम्हारे फौजी हुनर को क्या करना, या तो घास काटने का काम है। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, जवाब दिया भाई मुझको तो हल चलाना और घास खोदनी नहीं आती। मुझको रोता देखकर गवारों को रहम आ गई, वो भी समझे बात तो ठीक है, जो महल से आए इन बेचारों को क्या पता घास का। और बोले अच्छा तू हमारे खेत की रखवाली किया कर। रखवाली यानी इस तरह फसल तैयार होती है तो परिंदे आके या जानवर वो फसल खराब करते हैं, तू रखवाली किया कर, और तेरी औरतें हमारे गांव के कपड़े सी दिया कर। शहजादे को रखवाली का कहा जा रहा है और शाही औरतों को कहा जा रहा है कि हमारे कपड़े सी कर दिया करें। फसल पर तुझको अनाज दे दिया करेंगी जो तुझको बरस दिन को काफी होगा, यानी उनसे काम लिया जा रहा है तो काम के मुआवजे में एक तो रिहाइश दी हुई है गांव में फ्री, साथ ही कहा है फसल पे जब फसल तैयार होगी तुझको अनाज, अनाज गला कह लें, गंदम चावल वगैरह गला, जो तुझको बरस दिन पूरे साल, यानी जब फसल आया करेगी हम तुमको इतना अनाज दे दिया करेंगे जो पूरा एक साल तुम्हारे लिए काफी होगा, यानी बैठकर तुम खाना खा सकोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां हम इस दूसरे लेक्चर को मुकम्मल करते हैं। ये इस मजमून का दूसरा लेक्चर था, यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। इसके बाद तीसरे लेक्चर में हम सबक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो तीसरे लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।